जी, मैं हूँ आलिया, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आज काफ़ी दिन के बाद हमारे साथ शरीक हो रहे हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you very much, Alia ji. Thank you for calling me and happy to join you. अ, डॉक्टर मुक्तदर खान, हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं। एक तो G7 का बहुत चर्चा है इस वक़्त, वहाँ पर बहुत से स्टेप्स लिए गए और एक बड़ी समिट जिसमें कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और वो अपनी थर्ड टर्म हासिल करने के बाद, जीतने के बाद, ये उनका फर्स्ट फॉरेन ट्रिप रहा। उसके अंदर उन्होंने अब कुछ बातचीत भी की है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी के साथ जैक सलिवान वो इंडिया पहुंच रहे हैं। तो ये एक कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं हमें नजर, इंडिया के इलेक्शन और उसके उनके जीतने के बाद। लेकिन सर, इससे पहले कि हम इसके ऊपर गुफ्तगू स्टार्ट करें, पाकिस्तान का जो सूरत हाल है मैचेस में, क्रिकेट में, तो आयरलैंड जो है उसको जीतना था और वो हार गया है। Ireland had to beat the US, लेकिन बारिश हो गई। जी, तो पाकिस्तान, क्या आप समझते हैं निकल गया मैच से? पाकिस्तान 1 घंटा पहले इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। देखिए, जो G7 की समिट हो रही है उसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि बिकॉज G7 इज नॉट द टॉप 7 इकोनॉमीज, क्योंकि चाइना इज नॉट इन्वाइटेड, इट इज टॉप 7 इकोनॉमीज विच आर डेमोक्रेसीज। तो G7 को इट इज टाइम कि वो अब G8 बन जाए with India, because India is also a democracy and also the fifth biggest economy in the world। और इस इलेक्शन से तो जाहिर हो गया, क्योंकि आपको याद है पिछले 1.5-2 साल से ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार इज टेकिंग ओवर द इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी इंडिया की कमजोर हो रही। लेकिन जो मोदी सरकार 400 पार का नारा लगा के 240 पे पहुंची, दैट शोज कि द इलेक्शन वाज क्वाइट फेयर। तो इंडिया तो चाहिए G8 पहुंचना ना। अब ये जो C8 की बात है, यानी जो क्रिकेट 8, तो वर्ल्ड कप की सेकेंड राउंड है, उसमें तो इंडिया पहुंच गई है। तो जो वर्ल्ड कप हो रही है उसमें 20 टीमें हैं, तो द नेक्स्ट राउंड ऑफ वर्ल्ड कप में 8 टीमें होंगी, फिर उसके बाद सेमीफाइनल, फिर फाइनल होगा। तो अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान विच इज ए फॉर्मर विनर ऑफ द वर्ल्ड कप, T20 की वर्ल्ड कप, के वो डिस्क्वालीफाई हो गई, वो सेकेंड राउंड में नहीं आई। इट्स नॉट कमिंग इन द सेकेंड राउंड, यानी टॉप 8 में नहीं है वो क्रिकेट की। वही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान ना G7 में है ना C8 में है। इट इज, मतलब इट शुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस है, क्योंकि वो देखिए वो इंडिया से हारे और फिर इंडियंस से हारे। ठीक ऐसे। है, हाँ, जो US की टीम है उसमें 8 इंडियंस है, हम्म। और वो बंदा तो अब फोक हीरो बन गया है जो US के लिए खेलता है। उसका मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। ही इज एन MS इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कॉर्नेल, ओरेकल के लिए का। तो पार्ट टाइम क्रिकेटर से हारी है, दे आर नॉट प्रोफेशनल। आपको पता है, आई डोंट नो पाकिस्तानियों को कितना मिल रहा है, इंडियंस को तो मेरे ख्याल से 25,000 $20,000 पर मैच मिल रहे होंगे। ये बच्चे अमेरिकन $250 पर डे खेल रहे हैं। जी, एग्जैक्टली $250। जी। हाँ, सो दे आर एमेचर्स, और उन्होंने हम्म। बजा दी पाकिस्तान को। मतलब इट वाज एन इनक्रेडिबल मैच। और इनफैक्ट वो जो बंदा जिसका नाम, जिसने चौवा मारा लास्ट बॉल पे, जिससे मैच टाई हो गया था इंडिया पाकिस्तान और US का, वो बंदा कभी कनाडा से खेलता है या कभी अमेरिका से खेलता है। उसका नाम है नीतीश कुमार। अच्छा। तो और मोदी के अलायंस में एक नीतीश कुमार है बिहार से, जी। वो कभी जी। बीजेपी में रहते, कभी कांग्रेस में। वो क्या कहते हैं उनको, उल्टा पुल्टा पटेल कुछ कहते हैं इंडिया में। दे आई फॉरगॉट व्हाट द फ्रेज इज, मतलब सीरियल फ्लिप फ्लॉपर कहता हूं मैं उनको। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है क्रिकेट में आजकल। बट द थिंग इज के इट इज अ वेरी सैड थिंग क्रिकेटर के लिए। अफगानिस्तान पहुंच गई है सेकेंड राउंड में, वेस्ट इंडीज भी पहुंच गई है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। मेरे ख्याल से द ओनली कंट्री दैट इज probably going to be out is England also। तो शायद अदरवाइज अगर इंग्लैंड आ जाती है तो then पाकिस्तान will be the only major country जो सेकेंड राउंड में नहीं आए। और देखिए, there is a direct connection between development, governance and sports performance। आप देखिए जो दुनिया में, अगर आप, आई डोंट नो, मैं तो जरा बूढ़ा हूं, तो मुझे 1980s के वर्ल्ड ओलंपिक्स वगैरह याद है, जब इंडिया में नया नया टीवी आया था।
तो कौन सी कंट्रीज जीतते थे मेडल्स? वही डेवलप यूरोपियन कंट्रीज। यानी न्यूजीलैंड इतना छोटा सा कंट्री है, हमारे एक मोहल्ले के उतना बड़ा नहीं है हैदराबाद के, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, 5 मिलियन पॉपुलेशन है उसका। दे यूज्ड टू विन मेडल्स, स्विमिंग में बल्गेरिया वगैरह, रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में ये जीतते थे। बिकॉज जब सोसाइटी अमीर हो जाती है, डेवलप्ड हो जाती है, लोगों को जो है सो स्पोर्ट्स खेलने का, एक्सरसाइज करने का। अब यहाँ मैं टेनिस खेलता हूँ, आपको पता है कोई टेनिस ढंग का रैकेट $300 से कम नहीं मिलता। और अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो 2-3 रैकेट तो $1000 तो आप रैकेट में ही खर्च कर रहे हैं। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री, यू कांट इवन अफोर्ड द गुड इक्विपमेंट। या 1980 में इंडिया ने इंपोर्ट किए थे फॉरेन बाइसाइकिल्स, लेकिन अपनी टीम को उसमें प्रैक्टिस करने नहीं दिए, तो बिकॉज दे थॉट के खराब हो जाएंगे इतनी महंगी चीजें। सो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो पाकिस्तान का ये सिम्टम है ऑफ इट्स इकोनॉमिक एंड बैड गवर्नेंस की उसकी क्रिकेट भी खराब हो गई। सर बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आए आप, बड़ी आपने गहरी बात ये कर दी। और अभी आपने कहा कि 1980s में इंडिया ने साइकिल्स जो हैं वो इंपोर्ट की थी, लेकिन अब तो हम ये देख रहे हैं कि चैरिटी के तौर पर वो अफ्रीकन कंट्रीज में कितनी ही वहां से बाइसाइकिल्स और क्या क्या जाता है। तो फर्क तो है। तो डॉक्टर साहब इस तरफ आते हैं हम। क्रिकेट तो जाहिर है वो तो पहले ही खदशात थे कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का, कि जब मैं देख रहा था पाकिस्तान इंडिया का मैच, आई कैन टेल यू कि यू कैन सी कि इंडिया के जो टैलेंट है उसको इंडिया ने नरिश किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास भी टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट, बट इट इज मिसमैनेज्ड। सारा के सारा टैलेंट। ये बाबर वाज एन इनक्रेडिबल बैट्समैन, उसको तो चकला लगा दिया, एंड इट इज नॉट, किसी का कसूर नहीं है सिवाय द वे द क्रिकेट इज मैनेज्ड। मतलब कैप्टेंसी के चक्कर में, इसमें उसमें, ही शुड हैव जस्ट फोकस ऑन हिज क्रिकेट। एक बार पता चल गया था कि तेंदुलकर इज नॉट अ गुड कैप्टन, दे केप्ट हिम असाइड। और देखें वो कितने रिकॉर्ड्स बनाए, अभी तक किसी ने नहीं तोड़े। सो बाबर वो को वेस्ट कर दिया है, नॉट ओनली ही बट द फास्ट बॉलर। सो आई थिंक कि द सोसाइटी इन पाकिस्तान हैज टू फोकस ऑन कि भाई वी नीड टू फोकस ऑन गुड गवर्नेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वरना मुल्क तरक्की नहीं करेगा। डॉक्टर साहब ये G7 में अब तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बातचीत भी की है, उसमें उन्होंने AI के हवाले से बात की है कि इसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। हमने देखा बड़े जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी, आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मरतबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर शामिल हो रहा है, और मोदी साहब भी कई मरतबा उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो आपने ये जो बात की, तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी तो बड़ी उससे बुलाती हैं और बहुत ज्यादा क्लोज टर्म्स भी हैं, तो ऐसा अगले 1-2 साल में आपको नजर आएगा, या इस मोदी टर्म में जैसे मैंने कहा कि जैक सलीवान भी वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी अब देखिए कि वहां पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और वहां से समिट्स में शरीक होना भी स्टार्ट हो गया है, तो क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, जो 1960 से पहले कई मुल्क वेर कॉलोनीज, मतलब इंडिया, पाकिस्तान वगैरह तो 1940s में आज़ाद हो गए थे, राइट। अगर आप 1960s तक जाए, 65 से बाद में बहुत सारे मुल्क आज़ाद होने लगे। तो उससे ये हुआ कि जनरल असेंबली में, UN में, द वेस्टर्न मुल्कों के अलावा ग्लोबल साउथ के बहुत सारे लोग आ गए। तो द वेस्ट इन ऑर्डर टू हैव ग्लोबल एजेंडा को कंट्रोल करने, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस खोलिए जैसा कि कम मुल्क हो ताकि डिसीजंस ले सके, जैसा कि G20 है। दे आर द टॉप 20 इकोनॉमीज बट दे कंट्रोल 80% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो वहां पे जो डिसीजंस लेते जो नहीं है उनको मजबूरन दे हैव टू फॉलो। तो G7 वाज आल्सो लाइक दिस, इट वाज जस्ट अ वेस्टर्न क्लब। जो जब ये शुरू हुआ 80s 90s में, कंट्रोल मोर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी देन इट डज नाउ। तो वो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न एजेंडा। तो जब रशिया आजाद हुआ फ्रॉम द सोवियत यूनियन से निकलकर, तो इन्होंने टेम्पररी रशिया को एंटर कर लिया था। तो 2007 तक, 2014 तक इट वाज G8 विद रशिया, लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया उसको खारिज कर दिया। तो दीज आर कंट्रीज विच हैव कॉमन एजेंडा। देखें आप, ये सिवाय जापान के बाकी के सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये, और जापान तो
बन गया है ना ये, मतलब वो कहते हैं ना, क्या कहूँ मैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वो अमेरिका के साथ ही होता है जापान। तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। जैसा कि चाइना इज G2 तो नहीं आता चाइना, बिकॉज इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेसी भी है। लेकिन बिकॉज इंडिया ऑल्सो प्लेज ऑन दी अदर टीम, जैसा कि ब्रिक्स, जैसा कि SCO, तो ये पूरी तरह से दे आर, द वेस्ट इज सेइंग ये पूरी तरह से हमारे एजेंडा के साथ अलाइन नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से, अगर ये मेलेनी जो इटालियन हो, बड़ी फैन है उनकी, चीयर लीडर है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंसल्ट करती ना कि व्हाट शुड बी द ग्लोबल एजेंडा, तो डेफिनेटली यूक्रेन वुड नॉट हैव बीन नंबर 1, राइट। तो वहीं पे इख्तलाफ आ जाता कि वाई शुड यूक्रेन बी नंबर 1। इंडिया ने G20 में बुलाया भी नहीं था जेलेंस्की को। हर G20 की समिट में पिछले 3 साल से जेलेंस्की इज लाइक द मेन गाय वहां पे। इस बार भी G7 में जो सबसे, अगर आप G7 का जो स्टेटमेंट इशू हुआ पढ़े, बहुत ही लंबा है, इट वाज, आई वाज सरप्राइज्ड, बट व्हाट इट शोज, देखिए हर लाइन पे बहस होती है, हर लाइन पे, हर वर्ड पे ना डिबेट करते हैं बिफोर दे अग्री एंड दे साइन ऑन इट। तो इतने कई पेजेस, मेरे ख्याल से 20-25 पेजेस का स्टेटमेंट है। तो यू कैन सी हाउ मच अग्रीमेंट देयर इज बिटवीन दीज कंट्रीज। यूक्रेन को लेके 5-6 पेजेस है। तो यूक्रेन को इन्होंने $50 बिलियन का लोन देने के लिए अग्री हो गए, विच इज कमिंग फ्रॉम रशियाज मनी। रशिया के जो पैसे वेस्टर्न बैंक्स में है $300 बिलियन, उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो पिछले 3 साल से उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट के पैसे हैं उसके बेसिस पे ये यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन दे दिए। अगर यूक्रेन वो लोन वापस नहीं करता तो रशिया के पैसे डूबेंगे। सो दिस वाज वन ऑफ द बिग एजेंडा। दूसरा, अमेरिका ने यूक्रेन के साथ 10 साल का डिफेंस पैक्ट, इस पे मैं सर बात करना चाहूंगी, और वो भी रशिया के फ्रोजन एसेट से, और रशिया की तरफ से इसके ऊपर कुछ काफी गर्मा गर्मी स्टेटमेंट्स भी आई हैं। वो 2 तो और एजेंडा थे, वो बता देता हूँ पहले G7 में। एक तो पहला यूक्रेन था, उसकी मदद, और कमिट किया कि इंडेफिनेटली करेंगे। दूसरी चीज इन्होंने जो किया है वो माइग्रेशन से बहुत परेशान है यूरोप के साउथ से, खासतौर से अफ्रीका से माइग्रेशन आ रहा है। देखिए 2 किस्म के बड़े माइग्रेंट्स आ रहे हैं यूरोप में, या तो वो मुसलमान है या तो वो काला है। अब प्रॉब्लम ये है कि यूरोप में दोनों बढ़ रहे हैं, रेसिज्म और इस्लामोफोबिया। तो बेसिकली यूरोप जो लेफ्ट ऑफ सेंटर एंड लेफ्ट है, दे नीड इमिग्रेंट। देखिए इकोनॉमीज वो इमिग्रेंट्स के बगैर वो फ्लॉप हो जाएंगी वेस्ट की, दे नीड इट। बट क्योंकि ये मुस्लिम और ब्लैक आ रहे हैं, और जिसके वजह से द कंजर्वेटिव और जो राइट विंग है वो आर इस्लामोफोबिक एंड रेसिस्ट, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। वो इलेक्शन जीत रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। तो उससे डर के G7 इज ट्राइंग टू डील विद इट। जैसा कि अमेरिका में भी प्रॉब्लम है इमिग्रेशन का, हर पूरे G7 कंट्रीज को सिवाय सर जापान। अमेरिका में जो है वो मेक्सिको से है ज्यादा, उनको जो प्रॉब्लम रहती है वो उस तरफ से रहती है। दैट इज ऑल्सो ए रेसिस्ट प्रॉब्लम ना। ये और बात है कि वो भी कैथलिक्स हैं, बट सो द प्रॉब्लम इज जापान के अलावा जो बाकी के सारे जो G7 के कंट्रीज हैं, दे ऑल हैव इमिग्रेशन प्रॉब्लम। तो दैट वाज देयर थर्ड एजेंडा। और जो थर्ड एजेंडा था वो चाइना था। चाइना के ऊपर ये जो ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर दे आर डिस्कसिंग कि हाउ टू डील विद चाइना। तो एक काफी लंबा सेक्शन है ऑन चाइना, सेइंग कि हम आपकी तरक्की नहीं रोक रहे हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है, बट वी नीड टू बैलेंस ट्रेड। और जो चौथा एजेंडा था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, जिसके लिए उन्होंने पोप को भी बुलाया। तो वो डर रहे हैं, 2 चीजें होंगी। एक तो एक ये डर है कि कंप्यूटर्स विल टेक ओवर एंड ह्यूमन बीइंग्स मतलब कंप्यूटर्स के गुलाम हो जाएंगे। यानी अभी भी मेरा फोन मेरे को कहता है भाई 14 मिनट है, 7 मिनट है, इधर से जाओ उधर से जाओ। सीरी के बगैर आधा काम नहीं होता आजकल। तो दे आर अफ्रेड के AI विल डोमिनेट ह्यूमन। तो वो एक फिक्र है। दूसरी चीज ये है कि जो मुल्क AI में आगे हो जाएंगे, वो इतने आगे हो जाएंगे कि दूसरे मुल्क पीछे रह जाएंगे, दोज हु आर नॉट गुड एट AI। तो एक एडिशनल डिवाइड, जैसा आपको शुरू में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, डेवलपमेंट डिस्पैरिटी थी, नॉलेज डिवाइड था, फिर उसके बाद डिजिटल डिवाइड, यानी बाज लोगों के पास कंप्यूटर्स है, बाज के पास नहीं है। खमर चीमा से मेरी
चंद महीने पहले बात हुई थी, मैं उनको शिकायत कर रहा था कि पाकिस्तानी क्यों नहीं देखते मेरा शो। तो ही वाज सेइंग, खान साहब जो यूट्यूब के लिए जो बैंडविड्थ चाहिए आपके रूरल एरियाज में बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो डिजिटल एक्सेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट चीज। अगर आपके चलो, पास इसकी एक और वजह भी है, जी वो समझने में भी प्रॉब्लम होती है हाँ उनको। इसके लिए एक माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि ऐसी गुफ्तगू सुनी जाए और समझी जाए और उनको जुबान भी समझ आ सके। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट डिजिटल डिवाइड इज अ प्रॉब्लम। अब सोचिए कि अगर एआई आ गया, राइट, तो अब फॉर एग्जांपल अब मैं लिंक्डइन पे जब भी कुछ पोस्ट करने जाता हूँ वो बार बार मुझसे कहता है प्लीज यूज आवर एआई, इट विल इंक्रीज योर रीच बाय 35%, राइट। तो जिनके पास एआई है, मैं कैसा एग्जांपल दूं, लेट्स से कि आपका बच्चा वांट्स टू गो टू जापान, वांट्स टू गो टू हार्वर्ड, और मेरा बच्चा वांट्स टू गो टू हार्वर्ड। लेकिन मेरे बच्चे के पास अमेरिका में बैठ के एआई है, आपके बच्चे को एआई की फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्टडी। मतलब सोचिए आप 4 साल पीछे हो जाएगा वो, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द बेनिफिट। जो खतें लिख रहा है, अब जो ग्रामरली आ गया है, दैट इज ऑल्सो एआई बेस्ड। सो ये जो हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो डिवाइड है, वो भी बढ़ जाएगा कह रहे हैं, बिकॉज एआई के जो हार्डवेयर चाहिए वो बहुत महंगा है। हम्म। सॉफ्टवेयर इज इजी बट हार्डवेयर इज वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आपके बंदे सीख भी लेंगे तो उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हार्डवेयर नहीं है, तो वो फिर यहाँ आ जाएंगे। सो दैट वाज द फोर्थ कंसर्न। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेड लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी शुड बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, नॉट मतलब डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, क्योंकि एआई का एक इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल वॉरफेयर में होगा। देखिए अभी तो बंदे लड़ रहे हैं ना, यूक्रेन परेशान है, हम्म। कि कह रहा है यूक्रेन अब यूरोप से कह रहा है कि जो हमारे इमिग्रेंट्स आपके पास आ गए हैं उनको वापस भेजो, द यंग मैन को, ताकि हम जंग पे भेजें। लेकिन इन द फ्यूचर, मतलब मेरे ख्याल से ये आखिरी बड़ी जंग है जिसमें इंसान लड़ेंगे इन द फ्यूचर। मतलब द नेक्स्ट बिग वॉर एंड विल बी माय रोबोट्स वर्सेस योर रोबोट्स। मतलब अभी भी देखो आप, हुतीज जो अटैक कर रहे हैं अमेरिका को, वो इट्स मोस्टली ड्रोन्स ना, अंडर वाटर ड्रोन्स, ओवर वाटर ड्रोन्स। ड्रोन्स आर नथिंग बट रोबोट्स दैट आर मूविंग एंड एक्सप्लोडिंग। तो अमेरिका जो उनको ब्लॉक कर रहा है वो काउंटर मिसाइल से कर रहा है। ये बंदे, इसलिए एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई किसी, मतलब सोल्जर्स की, नेवी की। इतने महीनों से जंग चल रही है। हाँ, सो ड्रोन के जरिए हो रहा है। हाँ, तो इट इज सर गोइंग टू बी। देखिए, पाकिस्तान के भी जो कबाइली इलाके हैं, जो वहाँ के ऐसे एरियाज हैं, वहां पर भी जब भी बहुत अरसे से खैर वो तो हो रहा है, तालिबान को निशाना बनाने के लिए जब भी किया गया है तो ड्रोन के जरिए किया गया है वहां पे तालिबान के साथ लड़ाई। पंजाब में बॉर्डर पे ड्रगलिंग में ड्रोन से होती है। इंडिया पाकिस्तान ओके। के बॉर्डर के ऊपर ड्रग्स जो आते हैं ओके। वो ओके। भी ड्रोन्स के थ्रू आते हैं। अगर ड्रोन पकड़ा गया तो क्या करेंगे आप, उसको कि जेल में डालेंगे? हाँ, बंदा पकड़ा गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। जी जो एआई की बात की है, भारत ने, तो एआई में भारत ने तो बड़ी डेवलपमेंट की है। जी और वो कुछ अर्सा पहले मैंने अपने प्रोग्राम में कहा भी था कि जो इंडिया है वो तो एआई को आगे लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझते हैं कि इलोन मस्क जो है वो भी ये कह रहे हैं कि एआई जो है वो खतरनाक है, हालांकि उनका सारा काम भी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो है तो आगे एआई ही, लेकिन भारत ने अपने नौजवानों को एआई से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और उन तक वो पहुंचाने के लिए सब इंतजाम कर लिया है, और वो बहुत फ्लरिश कर रहे हैं इसके अंदर और आगे भी करेंगे। जबकि क्या क्या आप इससे एग्री हैं? देखिए एआई के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हार्डवेयर, द काइंड ऑफ कंप्यूटर्स यू नीड टू डू एआई, वो दे आर नॉट इजी टू गेट। और उसके जो चिप बनाते हैं ना, एक आपने सुना होगा इनवीडिया कंपनी का नाम, एकदम अब वो सबसे महंगी कंपनी हो गई है, $3 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है, एप्पल से भी महंगी। और ऑल दिस हैपेंड इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। तो इनवीडिया जो है सो चिप्स डिजाइन करती है, दैट चिप्स दैट यू नीड फॉर एआई परफॉर्मेंस। मतलब मेरा लैपटॉप पे ज्यादा एआई नहीं हो सकता, सो यू नीड ए वेरी एडवांस सिस्टम्स। और फिर वो जो इनवीडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, असल कंपटीशन वहां हो रहा है अमेरिका और चाइना का, इन मैन्युफैक्चरिंग द चिप्स विच विल गो। तो यहाँ पर द यूएस इज ahead of everybody in chip design for AI and application of AI। जैसे ओपन एआई जो कंपनी है, दैट इज मोस्ट एडवांस। और आपको याद है बीच में एक खबर छुड़ी थी कि इलॉन मस्क ने इंडिया की ट्रिप कैंसिल करके चाइना गए थे।
he had gone there only to use Chinese AI companies for Tesla, ताकि जो सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला है वहां पे वो टेस्ट कर रहा है टू गेट द डेटा। तो फिल वक्त आप कह सकते हैं कि द टू मोस्ट एडवांस कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना और यूएस है। इंडिया का एडवांटेज ये है कि इंडिया के पास बहुत बड़ा डिजिटल कॉम्पिटेंट पूल है। India produces a lot of engineers who are very good at software और they are also very good at business, इसलिए आपको सारे CEOs इंडिया से ही है जो IT के कंपनी से। अब चक्कर ये है कि इंडिया कैन कीप पेस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द सॉफ्टवेयर अरीना। नॉट ओनली दैट, इंडिया कैन प्रोबब्ली बी लीडिंग ऑल्सो। तो इसलिए भी अमेरिका इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। डिफेंस AI पार्टनरशिप्स इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के स्टार्टअप्स में, AI स्टार्टअप्स में, डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए। सो इंडिया इज नॉट गोइंग टू फॉल बिहाइंड, बट इंडिया हैज टू also try and catch up on the manufacturing। जो अब चिप्स में इन्वेस्ट हुए पिछले साल आपने देखा होगा 2-3 प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया हैज टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग। आपने वो जो इंडिया के फॉर्मर रिजर्व बैंक के जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी जो किताब आई थी, देयर इज अ बिग डिबेट गोइंग ऑन इन इंडिया कि शुड इंडिया गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग या शुड इंडिया गो इनटू सर्विस। तो एक ख्याल ये है कि इंडिया नीड्स टू मैन्युफैक्चर ताकि वो चाइना से डी रिस्किंग का फायदा उठा सके, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को मूव हो जाए। लेकिन बाद लोग कह रहे हैं देखिए मैन्युफैक्चरिंग में, देखिए जो सबसे बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, फॉक्सकैम जो ताइवान की है, राइट, जो तकरीबन 60% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर है, उसकी नेटवर्थ सिर्फ $500 बिलियन है। अब ये इनवीडिया जो चिप डिजाइन करता है, सिर्फ बनाता नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग तो वो ताइवान और चाइना में होते, इज नाउ वर्थ $3 ट्रिलियन, 6 गुना ज्यादा अभी नई कंपनी। तो जहां पे आइडिया है ना, इट्स लाइक सेइंग कि मैंने डिजाइन कर दिया ये माइक्रोफोन, उसके पैसे हैं असल, लेकिन अगर आप बना रहे हैं इसको, दैट इज ग्रेट, बट द रियल चीज। तो आई थिंक इंडिया माइट बिकम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ AI सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का इट इज ओपन टू डिबेट, बट द पॉइंट इज इट इज गोइंग टू बी इन द टॉप 3 जहां तक AI का सवाल। ठीक, अच्छा डॉक्टर मुक्तदर खान, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जैक सलिवान किस एजेंडे पर इंडिया का विजिट करने लगे हैं? क्या आप समझते हैं कि क्या बातचीत होगी उसके अंदर, और व्हाट्स ऑन द कार्ड्स? तो आलिया जी, पिछले 5-6 महीने से एक डिबेट चल रहा है कि क्या अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं या ख़राब हो गए, ख़ासतौर से जो इंडिया ने अटेम्प्ट किया टू किल खालिस्तानी इन अमेरिका ना, जब से। तो इनफैक्ट मैंने कुछ मतलब कल ही मैंने एक शो किया विद माइकल कुगलमैन जो डायरेक्टर हैं साउथ एशिया स्टडीज़ के, ऑन दिस वेरी इशू ऑन US अमेरिका रिलेशंस। तो मुबारकबादी तो ना बाइडन ने दे दी मोदी को, लेकिन बाइडन की मोदी की मुलाकात नहीं हुई G7 में। देयर वाज नो बायलैटरल, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क ना। आप पहले देखिए आप कितने झप्पियां वप्पियां होती थी। हाँ, बहुत ज्यादा जी। अब तो मुलाकात भी नहीं हुई। आपने फोटो भी अभी तक नहीं देखी बाइडन के साथ, राइट। ट्रूडो के साथ मुलाकात हुई, अर्दोगान के साथ भी मुलाकात हुई। इनफैक्ट वो अर्दोगान वाली फोटो आई एम यूजिंग फॉर माय थंबनेल। तो दैट इज अ क्वेश्चन कि क्यों नहीं भाई, मतलब मोदी हैज कम बैक एंड ही इज देयर फॉर नेक्स्ट 5 years। दिस वाज अ टाइम लाइक ही, अब जो कमिटमेंट मोदी कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के, दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन से 6 महीने पहले ना। यू डिड नॉट नो व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। तो जेक सलिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो क्यों जा रहे हैं? सर, ये इसमें आ रहा है कि पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। द इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है कि उनकी बाइडेन से मुलाकात हुई है। met US President Joe Biden on Friday in a brief pull aside at the G7 summit। नहीं वो तो साइड में जैसा मुलाकात है कि बायलैटरल नहीं हुई जिस। अच्छा, बायलैटरल नहीं हुई, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बायलैटरल जो होनी चाहिए। सर वो ये है ना कि क्या मतलब, मैं ये समझती हूँ कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के क्या कुछ और लोगों से, लीडर से बायलैटरल हुई है मुलाकातें? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। अच्छा, जेलेंस्की के साथ तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बायलैटरल के बाद। वो तो सर वो जो पैक्ट है उसकी वजह से ना।
लेकिन बाकी बाकी but लोगों के साथ भी उनकी बायलैटरल मीटिंग्स मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैक्रोन के साथ हुई, एंड आई अच्छा, थिंक नरेंद्र मोदी की जो बायलैटरल हुई है ऋषि सुनक के साथ भी हुई। उनकी तो हुई है, मोदी हाँ, साहब की बायलैटरल और हुई है, लेकिन हम्म, जो बाइडेन की मुझे बायलैटरल कुछ इतनी वो no, नजर नहीं आ he has met Macron, he has met with Meloni और एक बंदे के साथ, मतलब besides Zelensky. But what I'm trying to say कि जेक सलिवन क्यों जा रहे हैं, why not ब्लिंकन फॉर जी इंस्टेंस? जी। हाँ, क्योंकि बात सिक्योरिटी की हो रही है। आई थिंक कि आपको याद होगा कि जो वेस्ट ने डिमांड किया था कनाडा और अमेरिका के, आप इन्वेस्टिगेट करके हमको रिपोर्ट दें, तो आई थिंक दैट कुड बी वन एजेंडा टू गो। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लिंकन इतना इन्वॉल्व है यूक्रेन और इसराइल के मसले पर कि दे थॉट के जेक सलिवन के पास थोड़ा टाइम है तो उसको भेज दें। बट द पॉइंट इज कि अमेरिका 2 जंगों में इन्वॉल्व है, बट इट इज स्टिल दे आर टेकिंग टाइम आउट टू सेंड जेक सलिवन। देखिए, ये दोनों जंगों में जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं ये दोनों ही शख्स हैं। दीज आर वेरी क्लोज टू बाइडन, ये बाइडन के कॉन्फिडेंट्स हैं, और most probably these are the two people who are making US foreign policy now, Jake Sullivan और Blinken. So Jake Sullivan going there shows के there will be continuity, मतलब इंडिया के साथ जिस तरह से जो, देखिए, इट इज लाइक सेइंग कि अमेरिका ने आके इंडिया को कहा हम आपसे शादी करना चाहते हैं, 7 फेरे लेंगे 7 जन्म के लिए। इंडिया कह रहा है नहीं यार, मैं तुमसे वीकेंड पे मिलूंगी, कभी फिल्म देख लेंगे, कभी ये देख लेंगे। सो इंडिया इज डिसाइडिंग द लिमिट्स ऑफ द रिलेशनशिप। कि जो इंडिया अभी तक कोई अलायंस साइन नहीं किया है यूएस के साथ। द यूएस इज नॉट सेइंग नो टू एनीथिंग। तो जेक सलिवन जो वहां जा रहे हैं बेसिकली टू असेस के नई टर्म में और कितना करीब आएंगे, और ये मेरा प्रिडिक्शन है कि इस टर्म में यू विल सी इंडिया बिकमिंग मोर क्लोजर टू द वेस्ट एंड द यूएस एंड लेस क्लोजर टू रशिया एंड चाइना के साथ तो ताल्लुकात टेंस है ही। So you will see कि India is becoming more and more of a Western power. अब ये और बात है कि अलायंस साइन करते हैं या नहीं करते अभी तक, तो वो इंडिया की जो पुरानी बात है, हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे, वो खत्म हो जाएगी ना। व्हेन यू साइन एन अलायंस आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चली जाती। सो इंडिया, वी विल सी के विल दैट रिमेन इंटैक्ट। तो दैट इज द सवाल। द जेक सलिवन इज बेसिकली गोइंग टू से चलो, मतलब कौन से प्रोजेक्ट्स हम कर रहे थे उसमें कंटिन्यूटी है, एंड विल सी व्हाट न्यू थिंग्स कम आउट। बट ये सवाल है कि मतलब वी डोंट नो ऐसा कि रिलेशंस खराब हुए हैं, बट व्हाट वी वांट टू नो इज के रिलेशंस उतनी गर्म हैं जो पहले थे, बिकॉज वी हैवंट सीन दोज काइंड ऑफ मीटिंग्स, फोटो ऑप्स वगैरह नजर नहीं आ रहे। तो डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वर्क का बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपने पेश किया। इस वक्त जितने भी हमने 2-3 बहुत बड़े इवेंट्स जो हो रहे हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, और आपसे आइंदा भी बात रहेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आलिया, बाय।